गली न्यूज इंडिया की टॉप 10 बुलेटिन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस रिपोर्ट में हम कवर करेंगे 10 वो अहम खबरें जिन्हें मीडिया की हेडलाइंस में जगह नहीं दी गई। You are watching गली न्यूज। आइए बताते हैं अब आपको इस रिपोर्ट की पहली खबर। मुजफ्फरनगर के एक फूड ब्लॉगर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस पर आरोप है कि उसने एक वीडियो में नॉनवेज होटल का प्रचार करते हुए शहर के मशहूर शिव चौक पर लगी शिवजी की मूर्ति के दृश्य दिखाए, जिससे कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। गिरफ्तारी किए गए युवक का नाम अनस अहमद है। वो लद्दावाला का रहने वाला है और यूट्यूब व दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फूड ब्लॉगिंग करता है। पुलिस के मुताबिक अनस अल यामिन नाम के एक रेस्टोरेंट में फूड रिव्यू वीडियो शूट करने गया था। वीडियो बनाते समय उसने शहर की कुछ मशहूर जगहों के दृश्य भी रिकॉर्ड किए, जिनमें तिरंगा और शिव चौक पर लगी शिवजी की मूर्ति भी शामिल थी। वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद कुछ हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि नॉनवेज खाने के प्रचार वाले वीडियो में शिवजी की मूर्ति दिखाकर धार्मिक भावनाओं का अपमान किया गया है। इन संगठनों ने कार्रवाई न होने पर प्रदर्शन की चेतावनी भी दी थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और बाद में अनस अहमद को गिरफ्तार कर लिया। खालापार थाने के एसएचओ बाबलू कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 170 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस धारा में पुलिस किसी संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है। पुलिस का कहना है कि वीडियो में ब्लॉगर शहर में घूमते हुए कई अहम जगहों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था और साथ में होटल के खाने का प्रचार भी कर रहा था। विवाद बढ़ने के बाद अनस अहमद ने मुजफ्फरनगर के लोगों से माफी मांगते हुए 2 वीडियो भी अपलोड किए। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है। एक एक्स यूजर ने इस पर लिखा, बहुत बुरा और डरावना समय, इमरजेंसी से भी ज्यादा खराब। एक और एक्स यूजर ने लिखा, ये कैसा मजाक है, ये सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने की चाल है। चलिए अब बात करते हैं इस रिपोर्ट की दूसरी खबर के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक मुस्लिम शख्स की मदद करना इस इंसान को भारी पड़ गया। दीपक कुमार, जिन्हें लोग मोहम्मद दीपक के नाम से जानते हैं, उन्होंने कहा है कि अब उन्हें अपना जिम खाली करना पड़ सकता है और कोटद्वार छोड़ना पड़ सकता है। वजह है लगातार बढ़ती आर्थिक परेशानी, जो तब से शुरू हुई जब उन्होंने एक मुस्लिम दुकानदार के साथ हो रही बदसलूकी के खिलाफ आवाज उठाई। 42 साल के दीपक हलक जिम चलाते हैं। उनका कहना है कि मकान मालिक ने उन्हें 4 महीने का बकाया किराया न देने पर आखिरी चेतावनी दे दी है। दीपक ने ये भी कहा कि उन्हें शक है कि शायद कुछ बाहरी लोगों के दबाव में मकान मालिक ऐसा कर रहे हो। दीपक ने पीटीआई से कहा, मैं पिछले 4 महीने से किराया नहीं दे पाया हूँ, इसलिए मकान मालिक ने अल्टीमेटम दे दिया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि जिम का सामान बेच दूं और शहर छोड़कर कहीं नौकरी कर लूं। 26 जनवरी को दीपक ने बजरंग दल के उन कार्यकर्ताओं का विरोध किया था जो 70 साल के दुकानदार वकील अहमद पर उनकी बाबा कपड़ों की दुकान का नाम बदलने का दबाव बना रहे थे। जब उनसे नाम पूछा गया तो दीपक ने मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में खुद को मोहम्मद दीपक बताया था। 31 जनवरी को फिर बड़ी भीड़ दुकान और दीपक के जिम के बाहर जमा हो गई। सड़क जाम की गई और नारेबाजी हुई। इन घटनाओं को लेकर पुलिस ने 3 अलग अलग FIR दर्ज की थी। दीपक का कहना है कि इस समय उनके जिम में सिर्फ 60 से 65 सदस्य हैं, जिससे खर्च भी पूरा नहीं हो पा रहा। उन्होंने बताया कि जिम का महीने का किराया 40,000 रुपए है। उन्होंने कहा कि गर्मी और लगातार विवाद की वजह से नए सदस्य बढ़ने की उम्मीद भी कम है। दीपक ने आरोप लगाया कि बीजेपी और बजरंग दल के कुछ लोग उनके जिम को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा, ये लोग उन जिम मेंबरों के घर जाते हैं जिनके परिवार बीजेपी से जुड़े हैं और उन्हें जिम आने से रोकते हैं। दीपक ने कहा, इस तरह के अभियान से मेरा बिजनेस पूरी तरह हिल गया है। वहीं कोटद्वार के SHO प्रदीप नेगी ने कहा कि पुलिस को अभी तक इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मन अमन सिंह ने एक्स पर लिखा, आवाज उठाने और अपने सिद्धांतों पर डटे रहने की कीमत। एक और एक्स यूजर ने लिखा, सही काम करने की कोशिश करो और सिस्टम किसी न किसी तरह तुम्हें तकलीफ जरूर देगा। एक और एक्स यूजर ने लिखा, वो एक महान इंसान है और उनकी बहादुरी और हिम्मत को हमेशा याद रखा जाएगा। इन लोगों ने उनके लिए मुश्किलें जरूर पैदा की है, लेकिन वो इन परेशानियों से बाहर निकल आएंगे। चलिए अब रुक करते हैं इस रिपोर्ट की तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जिसके सामने आने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। बिहार के एक मदरसा छात्र जो बकरा ईद की छुट्टियों में ट्रेन से घर लौटते वक्त कथित तौर पर मारपीट का शिकार हुआ था, अब सुरक्षित अपने घर पहुंच गया है। उसके कुछ समय तक लापता रहने से परिवार काफी परेशान हो गया था, लेकिन अब सबने राहत की सांस ली है। फैजान रजा, जो उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के दारुल उलूम अमजदिया घोसी में पढ़ाई करता है, 25 मई को मऊ जंक्शन से पूर्वांचल एक्सप्रेस में बैठकर बकरा ईद की छुट्टियों में अपने घर बिहार के गोपालगंज जा रहा था। परिवार के मुताबिक सफर के दौरान फैजान ने अपने पिता को एक परेशान करने वाला मैसेज भेजा। उसने लिखा कि ट्रेन में कुछ लोग उसे मार रहे हैं। फैजान ने कथित तौर पर व्हाट्सएप पर लिखा, अबू ट्रेन में झगड़ा हो गया है, सब लोग मुझे मार रहे हैं, मैं छिपकर मैसेज कर रहा हूँ। ये मैसेज देखकर परिवार डर गया और घबरा गया। जब घर वालों ने इससे संपर्क करने की कोशिश की तो उसका फोन बंद मिला। इसके बाद परिवार पुलिस के पास पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। कुछ वक्त तक फैजान का कोई पता नहीं चल रहा था, जिससे सोशल मीडिया पर भी चिंता बढ़ गई। कई लोगों ने उसकी सुरक्षित तलाश की मांग की और जल्द से जल्द उसे ढूंढने की अपील की।
बाद में फैजान ने थोड़ी देर के लिए परिवार से फोन पर बात की और बताया कि वो असम के गुवाहाटी पहुंच गया है। बातचीत में उसने कहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। परिवार ने उसे फिलहाल वहीं रुकने की सलाह दी क्योंकि गुवाहाटी में उनके जानने वाले कुछ लोग थे जो उसकी मदद कर सकते थे। गोपालगंज जिले के फुलवरिया थाना क्षेत्र के चुरामन चक भटवलिया गाँव का रहने वाला फैजान रजा अब सुरक्षित अपने घर लौट आया है। उसके सुरक्षित घर पहुंचने की खबर आने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने पुलिस, रेलवे अधिकारियों और मदद करने वालों का शुक्रिया अदा किया। इस घटना को लेकर लोगों में इसलिए भी डर था क्योंकि पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिनमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को कथित तौर पर उनकी पहचान की वजह से ट्रेन में निशाना बनाया गया था। रिपोर्ट में मौलाना तौसीफ का भी जिक्र किया गया जिनके बारे में आरोप है कि ट्रेन में उनके साथ मारपीट हुई थी और बाद में उनकी लाश रेलवे ट्रैक के पास मिली थी। इन्हीं पुरानी घटनाओं की वजह से जब फैजान अचानक लापता हो गया और इसका फोन बंद आने लगा तो परिवार को डर था कि कहीं उसके साथ कोई बड़ी अनहोनी ना हो गई हो। एडवोकेट शादाब ने एक्स पर लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज फैजान साहब मिल गए हैं, परिवार के पास पहुंच गए हैं। सभी साथियों का शुक्रिया और हम रेलवे पुलिस, रेलवे सेवा, गोरखपुर GRP का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने बहुत ईमानदारी और मेहनत के साथ काम किया। एक और एक्सीजर ने लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह फैजान रजा गुवाहाटी में सुरक्षित मिल गए हैं और इस समय अपने रिश्तेदारों के पास है। खबरों के मुताबिक ट्रेन में उन्हें जहर दिया गया था जिसके बाद उनका इलाज चल रहा है। अल्लाह इस बच्चे की हिफाजत करे और उसे जल्द सही सलामत घर पहुंचाए। जहां आए दिन मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, उनके खिलाफ जहर उगला जाता है, वहीं इस मामले ने उन नफरती चिंटुओं के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। क्या है वो पूरा मामला, बताएंगे आपको इस बुलेटिन की चौथी बड़ी खबर में। केरल की रहने वाली 42 साल की मुस्लिम आयुर्वेद डॉक्टर संजना SA पिछले करीब 6 महीनों से भोपाल में रहकर PhD कर रही थी। कुछ दिनों पहले उनकी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। बताया गया कि उन्हें गंभीर ब्रेन हैमरेज हुआ था, जिसके बाद उन्हें भोपाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने लगातार उनका इलाज किया लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ और बाद में उन्हें ब्रेन स्टेम डेड घोषित कर दिया गया। परिवार के लिए ये बहुत बड़ा दुख था लेकिन इस मुश्किल समय में भी उन्होंने इंसानियत और हिम्मत की मिसाल पेश की। परिवार ने संजना के अंगदान करने का फैसला लिया ताकि किसी और की जिंदगी बचाई जा सके। बताया गया कि केरल से भोपाल आने से पहले भी संजना ने अपनी इच्छा जताई थी कि अगर कभी ऐसा समय आए तो उनके अंग जरूरतमंद लोगों को दान कर दिए जाएं। डॉक्टर और ट्रांसप्लांट टीम ने परिवार को अंगदान के बारे में समझाया जिसके बाद परिवार ने तुरंत सहमति दे दी। संजना का लीवर और एक किडनी उसी अस्पताल में भर्ती मरीजों को ट्रांसप्लांट किए गए जबकि दूसरी किडनी भोपाल के ही दूसरे निजी अस्पताल में एक मरीज को दी गई। इस तरह उनके अंगदान से 3 लोगों की जान बच सकी। संजना के पति जो बेंगलुरु में IT मैनेजर है, उन्होंने बहुत भावुक बात कही। उन्होंने कहा, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंग पाने वाला इंसान किस धर्म या जाति का है, बस किसी की जिंदगी बचनी चाहिए। उनकी ये बात लोगों के दिल को छू गई और सोशल मीडिया पर भी लोग परिवार की खूब तारीफ कर रहे हैं। डॉक्टरों ने भी कहा कि किसी की जान बचाने से बड़ा कोई दान नहीं होता और इस परिवार ने दुख की घड़ी में बहुत बड़ा फैसला लिया है। अंगदान की पूरी प्रक्रिया नोटो यानी नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के अनुसार की गई। गांधी मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर और अंगदान नोडल अधिकारी डॉक्टर कविता कुमार ने बताया कि ट्रांसप्लांट टीम की निगरानी में ये प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हुई। डॉक्टर SK त्रिवेदी ने बताया कि उन्होंने परिवार से पूछा था कि क्या वे अंग पाने वालों के बारे में कोई विशेष इच्छा रखते हैं, लेकिन परिवार ने साफ कहा कि अंग किसी भी जरूरतमंद इंसान को दिए जाएं। जब संजना के पार्थिव शरीर को केरल भेजा गया तब भोपाल पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अस्पताल प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक संस्थाएं, यूनाइटेड मलयाली एसोसिएशन और कई लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। अस्पताल कर्मचारियों ने परिवार को एक स्मृति चिन्ह भी भेंट किया और उनके इस फैसले को इंसानियत के लिए प्रेरणा बताया। मध्य प्रदेश में अभी भी अंगदान के मामले बहुत कम होते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार हर साल यहाँ केवल कुछ ही शव अंगदान हो पाते हैं। ऐसे में संजना और उनके परिवार का ये फैसला समाज के लिए एक बड़ी मिसाल माना जा रहा है। लोगों का कहना है कि अगर ज्यादा लोग अंगदान के लिए आगे आए तो कई जरूरतमंद मरीजों की जिंदगी बचाई जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं इस बुलेटिन की 5वीं बड़ी खबर की तरफ। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने गुरुवार को महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ भाजपा शिवसेना सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि ईद उल अजहा या बकरा ईद से पहले सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिशें राज्य की संस्कृति और परंपराओं को नहीं दर्शाती। राउत की ये टिप्पणी मुंबई के मीरा रोड में हुई एक घटना के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आई। मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक नाटकीय वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मीरा रोड पर एक पुलिसकर्मी को उत्तेजित भीड़ और टीवी पत्रकारों के हंगामे के बीच से एक सुअर को ले जाते हुए दिखाया गया था। इस दौरान दर्जनों लोग उस जानवर को उसके हाथों से छीनने की कोशिश कर रहे थे। ये स्थिति मुंबई के बाहरी इलाके में स्थित पूनम क्लस्टर 1 नामक आवासीय परिसर के भीतर पैदा हुई थी। इस सोसाइटी में 600 फ्लैट हैं और लगभग बराबर संख्या में मुस्लिम और हिंदू परिवार रहते हैं। यहाँ अब तक सभी धर्मों के त्योहार बिना किसी विवाद के मनाए जाते रहे हैं। द वायर ने रिपोर्ट किया कि हर साल की तरह इस साल भी मुस्लिम निवासियों ने ईद पर होने वाली धार्मिक कुर्बानी के लिए खरीदी गई बकरियों को रखने के लिए परिसर के अंदर एक पंडाल बनाया था। हालांकि इस बार ब्राह्मण समुदाय से जुड़े 3 परिवारों ने इसका विरोध किया, नगर निगम से कार्रवाई की मांग की और पंडाल हटाने को कहा। ये विवाद कई दिनों तक चलता रहा।
26 मई को स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब एक बड़ी भीड़ एक सुअर को साथ लेकर सोसाइटी के बाहर जमा हुई और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। राउत ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक समूह मुस्लिम धार्मिक प्रथाओं को चुनिंदा तरीके से निशाना बना रहे हैं, जबकि मंदिरों से जुड़ी कथित पशु बलि पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा, ये राजनीतिक मामला है, दो धर्मों के बीच ध्रुवीकरण पैदा करने का प्रयास है और जैसे जैसे विधानसभा और लोकसभा चुनाव नजदीक आएंगे ये और बढ़ेगा। वे दशकों से यही करते आए हैं, सांप्रदायिक तनाव फैलाना। हालांकि उन्होंने किसी पार्टी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया। राउत ने सवाल किया, जो लोग कुर्बानी की बात कर रहे हैं वे बताएं कि कामाख्या मंदिर में कितने भैंसों की बलि दी गई थी। अपनी कुर्बानी आपको ठीक लगती है, लेकिन दूसरे धर्म की कुर्बानी से दिक्कत है। उन्होंने आगे कहा, महाराष्ट्र मांसाहारियों की धरती है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है। हम क्षत्रिय हैं, हम मराठा है, इसलिए हम ऐसी कुर्बानियां देते रहेंगे। राउत ने कहा, दरअसल हम देश के लिए सर्वोच्च बलिदान भी देते हैं। अगर बलिदान नहीं देंगे तो देश और महाराष्ट्र को कैसे बचाया जाएगा। पूनम क्लस्टर की घटना के बाद से मीरा भायंदर वसई विरार पुलिस ने इलाके और मुस्लिम आबादी वाले अन्य क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है। पूनम क्लस्टर की इस घटना का असर शहर के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिला। कई हाउसिंग सोसाइटियों को पहले से अनुमति होने के बावजूद बकरों को निर्धारित स्थानों से हटाना पड़ा। वहीं बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी को लेकर चल रहे सियासी विवाद के बीच अब AIM-IM की पार्षद सहर शेख का एक बड़ा और अहम बयान सामने आया है। मुंब्रा से AIM-IM पार्षद सहर शेख ने कहा कि बकरा कुर्बानी पर सवाल उठाने वाले लोगों को इतिहास पढ़ना चाहिए, क्योंकि भारत की हर परंपरा और धर्म में बलिदान का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। हिंदू धर्मों के कई ग्रंथों में भी पशु बलि का जिक्र किया गया है, तो हम ये सब भूलकर, सब इग्नोर करके किसी एक कम्युनिटी को, किसी एक रिलीजन को क्यों टारगेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई सवाल उठ रहे हैं, क्या है वजह, बताएंगे आपको इस बुलेटिन की छठी खबर में। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 17 साल के सूर्य प्रताप चौहान की हत्या के मुख्य आरोपी असद को शनिवार देर रात पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया। पुलिस के मुताबिक 28 मई को खोड़ा इलाके में सूर्य की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इलाके में काफी विरोध प्रदर्शन हुआ था और हिंदू संगठनों ने भी सख्त कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने बताया कि असद घटना के बाद से फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रूपए का इनाम रखा गया था। आरोप है कि बकरा ईद वाले दिन हुए झगड़े में उसने सूर्य पर चाकू से हमला किया था। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक खोड़ा और इंद्रापुरम पुलिस की टीम ने मिलकर ऑपरेशन चलाया। पुलिस को खबर मिली थी कि असद इलाके से भागने से पहले अपने साथियों से पैसे लेने आने वाला है। डीसीपी धवल जायसवाल ने बताया कि सूचना मिलते ही कई जगह बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग शुरू की गई। इसी दौरान असद अपने एक साथी के साथ बाइक पर आता दिखा। पुलिस के अनुसार जब उसे रोकने की कोशिश की गई तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें असद गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है, जिसका इलाज चल रहा है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सूर्य प्रताप चौहान पर 28 मई को गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में चाकू से हमला हुआ था। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक इस मामले में 5 लोगों के नाम सामने आए थे। घटना के तुरंत बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन असद फरार था। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई थी और उस पर 50,000 रूपए का इनाम भी रखा गया था। इस घटना के बाद इलाके में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था। स्थानीय लोग और हिंदू संगठन आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि मौके से एक बाइक और देसी तमंचा भी बरामद हुआ है, जिसका इस्तेमाल असद ने एनकाउंटर के दौरान किया था। हालांकि असद के साथ मौजूद दूसरा व्यक्ति मौके से भागने में सफल हो गया। पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। सूर्य की मौत के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि आरोपियों को कानून के तहत सख्त सजा दी जाएगी। वहीं मायावती ने इस घटना को बेहद दुखद और चिंताजनक बताया था और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। अब इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मोहम्मद शादाब खान नाम के एक यूजर ने लिखा, उत्तर प्रदेश में न्याय का पैमाना आखिर तय कौन कर रहा है। गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड का आरोपी असद पुलिस एनकाउंटर में मार दिया जाता है। मीडिया में वाहवाही, सोशल मीडिया पर जश्न। फिरोजाबाद में जितेंद्र पर आरोप है कि उसने एक मासूम बच्चे को जमीन पर पटक पटक कर मार डाला। यहाँ ना कोई प्राइम टाइम बहस हुई, ना कोई राष्ट्रव्यापी गुस्सा दिखा, ना कोई एनकाउंटर की मांग। आरोपी को पैरों में गोली मारकर जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में कानून का व्यवहार भी नाम देखकर बदल जाता है। क्या एनकाउंटर का रास्ता सिर्फ उर्दू नाम वालों के लिए सुरक्षित है? गिद्ध मीडिया का आक्रोश भी पहचान देखकर तय होता है। क्या एक मासूम की जान की कीमत उसके हत्यारे के नाम से तय होगी? हम हर अपराधी के लिए एक ही कानून चाहते हैं, या तो सबको अदालत में पेश करो या फिर मान लो कि इस देश में न्याय नहीं, पहचान के आधार पर अलग अलग नियम कानून रहे हैं। #उत्तर प्रदेश। वकार हसन ने एक्स पर लिखा, सूर्य हत्याकांड का आरोपी असद गाजियाबाद में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। वहीं अरबाज हत्याकांड में शामिल सौरभ को जहांगीरपुरी में कथित तौर पर रिहा कर दिया गया। दोनों घटनाएं एक ही दिन हुई। इस पूरे मामले पर असुद्दीन ओवैसी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मुस्लिम IT सेल और वकार हसन के ट्वीट को रिपोस्ट किया है।
एक और मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने उठाए सवाल, यहाँ तक कि अब लोगों का गुस्सा फूटने लगा है कि आखिर मुसलमानों के साथ ऐसा कब तक होता रहेगा। बताएंगे पूरा मामला आपको इस बुलेटिन की 7वीं खबर में। उत्तर प्रदेश के मेरठ में रहने वाले करीब 70 साल के एक मुस्लिम बुजुर्ग को पुलिस ने एक वीडियो वायरल होने के बाद एक दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया। वीडियो में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के बारे में विवादित बातें करते नजर आए। गिरफ्तार किए गए बुजुर्ग का नाम एहसान है, जो दिल्ली गेट इलाके में कबाड़ का काम करते हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने 28 मई को बकरीद के मौके पर रेलवे रोड ईदगाह के पास नमाज के बाद एक लोकल मीडिया चैनल से बात करते हुए ये बयान दिए थे। वीडियो में एहसान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुंडा कहते सुनाई दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर भी टिप्पणी की। वायरल वीडियो में एहसान कहते नजर आए, ये तो गुंडा है, सबसे बड़ा गुंडा है। उन्होंने वंदे मातरम गाने को लेकर भी सवाल उठाए और कहा अल्लाह बड़ा है। मेरठ पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद मामले का संज्ञान लिया गया और बुजुर्ग के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस के बयान में कहा गया, संवैधानिक पदों पर बैठे सम्मानित लोगों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले व्यक्ति पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार 29 मई की शाम एहसान को उनके घर से गिरफ्तार किया और पूछताछ के लिए रेलवे रोड थाने ले गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उन पर सामाजिक माहौल खराब करने और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है। सीओ कैंट नवीना शुक्ला ने कहा, वायरल वीडियो की जांच के बाद टीम बनाई गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की तरफ से कुछ वीडियो भी सामने आए, जिनमें एहसान थाने में कान पकड़कर माफी मांगते दिखे। पुलिस के साथ बाहर ले जाते समय वो लंगड़ाते हुए भी नजर आए। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक पूछताछ में एहसान ने माना कि उन्होंने गुस्से में ये बातें कही थी और बाद में अफसोस जताया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि जब पुलिस उन्हें बाहर लेकर आई तो वो बार बार माफी मांगते रहे और कहने लगे कि आगे ऐसी गलती नहीं होगी। पुलिस का कहना है कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले मार्च महीने में भी उत्तर प्रदेश में ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जब मौलाना अब्दुल सलीम चतुर्वेदी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अमित के यादव नाम के एक यूजर ने लिखा, इसमें क्या गलत बोला है एहसान साहब ने? हम हिंदू भी तो यही बोलते हैं कि ईश्वर बड़ा है, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, ईश्वर के बाद ही हर कोई है। मुकदमे अगर लगे हैं तो यही बोला जाएगा ना। ईश्वर पुलिस वालों को सजा दे जिसने ये आदेश दिया हो कि इतने बुजुर्ग की पिटाई का। एक और एक्स यूजर ने लिखा, यूपी के मेरठ में बुजुर्ग एहसान को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने योगी और मोदी को गुंडा कहा था। भारत में अभिव्यक्ति की आजादी की हकीकत यही है और जब एक नॉर्वेजियन पत्रकार ने कहा कि भारत में मानवाधिकार नहीं है तो लोगों को बुरा लग गया। इस पर एक एक्स यूजर ने लिखा, आज भारत में अभिव्यक्ति की आजादी कुछ ऐसी दिखती है। संजय हेगड़े लिखते हैं, भारत के संविधान में बोलने की आजादी का वादा है लेकिन बोलने के बाद की आजादी नहीं। मुस्लिम IT सेल ने ट्वीट किया, मेरठ योगी के उत्तर प्रदेश में ईद की नमाज के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाने पर बुजुर्ग मुस्लिम एहसान को मेरठ में गिरफ्तार कर लिया गया। एक बुजुर्ग आदमी को थाने ले जाकर ऐसे माफी मंगवाई गई जैसे वो कोई बड़ा अपराधी हो। क्या योगी और मोदी जैसे मजबूत नेता एक बुजुर्ग की कुछ कड़ी बातें भी बर्दाश्त नहीं कर सकते? एक एक्स यूजर ने लिखा, योगी की तरह यूपी पुलिस भी जालिम हो गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूरी तरह रोक है। योगी के जुल्म के खिलाफ कोई कुछ न कहे। इस बुजुर्ग के साथ पुलिस ने जो कुछ किया, इससे योगी सरकार का कुत्सित चेहरा ही सामने आया कि सरकार में संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। एक एक्स यूजर लिखते हैं, उनके चाल ढाल से लगता है बुजुर्ग को मारा पीटा भी गया है। उन्हें शर्म नहीं आती, बाप समान व्यक्ति के साथ ये व्यवहार किया गया और शर्म हमें भी नहीं आई कि कुछ विरोध भी करते। अब बात करते हैं इस बुलेटिन की 8वीं खबर के बारे में। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने हिंदू न्यूज चैनल आज तक को फटकार लगाई है। वजह यह है कि पत्रकार सुधीर चौधरी के शो में ये दावा दोहराया गया था कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर था। NBDSA ने कहा कि शो में निष्पक्षता नहीं थी और चैनल को ताजमहल वाले हिस्से को एडिट या बदलने का आदेश दिया गया है। 28 मई के आदेश में NBDSA के चेयरपर्सन जस्टिस AK सीकरी ने कहा कि ये कार्यक्रम निष्पक्ष पत्रकारिता के नियमों पर खरा नहीं उतरा। ये मामला आज तक के शो ब्लैक एंड व्हाइट के 29 नवंबर 2024 वाले एपिसोड से जुड़ा है। इस शो में सुधीर चौधरी ने संभल जामा मस्जिद, अजमेर दरगाह, कुतुब मीनार और ताजमहल जैसे धार्मिक स्थलों के इतिहास पर चर्चा की थी। इस मामले की शिकायत वकील इंद्रजीत घोरपड़े ने की थी। उनका कहना था कि शो में एक तरफा कहानी दिखाई गई, जिसमें मुस्लिम शासकों पर हिंदू मंदिर तोड़ने के आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। खासतौर पर ताजमहल वाले हिस्से पर आपत्ति जताई गई क्योंकि ये दावा पहले ही ASI यानी आर्थोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खारिज कर चुका है। शिकायत में कहा गया कि शो में ASI की वो आधिकारिक रिपोर्ट नहीं दिखाई गई जिसमें साफ कहा गया है कि ताजमहल पहले हिंदू मंदिर नहीं था। आज तक की मालिक कंपनी TV टुडे नेटवर्क लिमिटेड ने अपने बचाव में कहा कि ये कार्यक्रम डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बनाया गया था और इसमें सिर्फ किताबों, रिपोर्टों और सार्वजनिक रिकॉर्ड में मौजूद दावों पर चर्चा की गई थी। चैनल का कहना था कि सुधीर चौधरी ने शो में साफ कहा था कि उनका मकसद किसी धार्मिक स्थल को तोड़ने की मांग करना या सांप्रदायिक तनाव फैलाना नहीं था, बल्कि पुराने ऐतिहासिक विवादों पर चर्चा करना था। दिसंबर 2025 में NBDSA ने पहले इस शिकायत को खारिज कर दिया था। तब उसने चैनल की इस बात को मान लिया था कि एंकर ने ASI रिपोर्ट और किताबों के आधार पर बातें रखी थी। पुराने आदेश में कहा गया था कि एंकर
ने इतिहास में हिंदू मंदिरों को तोड़े जाने की घटनाओं का जिक्र किया था और इसके लिए ASI रिपोर्ट और किताबों का सहारा लिया था। इसलिए उस समय NBDSA को नियमों का उल्लंघन नहीं लगा था। लेकिन बाद में इंद्रजीत घोरपड़े ने दोबारा समीक्षा की मांग की। इसके बाद NBDSA ने मामला फिर से देखा और पाया कि ताजमहल वाले हिस्से में दिक्कत थी। NBDSA ने कहा कि आज तक ने सरकारी रिकॉर्ड का इस्तेमाल चुनिंदा तरीके से किया। जैसे कुतुब मीनार पर चर्चा में ASI की बात दिखाई गई, लेकिन ताजमहल के मामले में ASI की वो रिपोर्ट नहीं बताई गई जिसमें मंदिर वाली थ्योरी को खारिज किया गया था। NBDSA ने कहा कि इस वजह से कार्यक्रम में निष्पक्षता नहीं रही। चैनल ने कहा था कि निष्पक्षता का मतलब हर पक्ष को बराबर समय देना नहीं होता, लेकिन NBDSA ने जवाब दिया कि यहाँ मुद्दा बराबर समय का नहीं बल्कि ये था कि सरकारी रिकॉर्ड पर आधारित दूसरा पक्ष दिखाया ही नहीं गया। इसके बाद NBDSA ने आज तक को ताजमहल वाले हिस्से को एडिट या बदलने का आदेश दिया। हालांकि चैनल पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया। साथ ही NBDSA ने शिकायत में उठाए गए बाकी मुद्दों जैसे सांप्रदायिक माहौल बनाने के आरोप और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जिक्र न करने वाले मामलों को दोबारा खोलने से इनकार कर दिया। रोहित थ्योरिस्ट ने एक्स पर लिखा, जब सबूत नहीं मिले तो आखिर सच ने झूठ पर जीत हासिल की। NBDSA ने अपने पहले के आदेश को पलटते हुए आखिरकार माना कि आज तक ने पत्रकारिता के मानकों का उल्लंघन किया था। पहले NBDSA ने आज तक को क्लीन चिट दी थी, जबकि चैनल पर ताजमहल को हिंदू मंदिर बताने जैसा गंभीर और तथ्यहीन दावा प्रसारित किया गया था। जब इस दावे के समर्थन में ASI की रिपोर्ट या कोई विश्वसनीय ऐतिहासिक प्रमाण मांगा गया तो ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। इसके बाद NBDSA ने अपने पुराने आदेश की समीक्षा की और आज तक को प्रसारण मानकों के उल्लंघन का दोषी पाया। ये मामला केवल ताजमहल का नहीं बल्कि पत्रकारिता की विश्वसनीयता और तथ्यों पर आधारित रिपोर्टिंग का है। लोकतंत्र में मीडिया की जिम्मेदारी सनसनी फैलाना नहीं बल्कि सत्य प्रस्तुत करना है, लेकिन इन दलालों ने मीडिया को अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। प्रोफेसर नूरुल ने एक्स पर लिखा, सुधीर चौधरी के रिपोर्टिंग पर NBDSA ने अपने उस शुरुआती आदेश को पलट दिया जिसमें उसने कहा था कि आज तक दोषी नहीं है। भले ही आज तक ने ये सरासर झूठा दावा प्रसारित किया था कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर है, लेकिन जब ASI की रिपोर्ट या कोई विश्वसनीय सबूत मांगा गया तो NBDSA ने अपना आदेश पलट दिया और आज तक को नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया। क्या सुधीर चौधरी माफी मांगेगा या सामने वाले पर कार्रवाई करने की धमकी देगा? एक और एक्स यूजर ने लिखा, कुछ टीवी एंकर पत्रकार कम, टाइम मशीन ज्यादा लगते हैं। रोज सदियों पुरानी लड़ाइयाँ खोज लाते हैं, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुँचते पहुँचते उनका ईंधन खत्म हो जाता है। शायद पत्रकारिता उनकी टाइम मशीन की रेंज से बाहर है। आइए अब बताते हैं आपको एक ऐसा मामला जिसने पूरे सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है और अब अंजुना ओम कश्यप को मुंह की खानी पड़ रही है। आइए जानते हैं पूरा मामला इस बुलेटिन की 9वीं खबर में। एक लाइव टीवी डिबेट ने इस साल का सबसे अलग मीडिया विवाद खड़ा कर दिया है। इस बार विरोध नेता या बॉलीवुड स्टार नहीं बल्कि टीचर्स कर रहे हैं। सीनियर टीवी पत्रकार और मैनेजिंग एडिटर अंजुना ओम कश्यप ने 29-30 मई 2026 के प्राइम टाइम शो में यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर्स को फ्रॉड बता दिया। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद देश भर के ऑनलाइन टीचर्स और लाखों छात्रों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। लाइव डिबेट के दौरान अंजना ओम कश्यप ने कहा कि यूट्यूब वाले टीचर्स के पास असली ज्ञान नहीं होता। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं ताकि व्यूज आए, ड्रामा हो और पैसा कमाया जा सके। उन्होंने 2 कौड़ी के जैसे शब्द इस्तेमाल किए और कहा कि इन्हें कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी ये हर मुद्दे पर खुद को बड़ा एक्सपर्ट समझने लगे हैं। शो का वीडियो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर फैल गया और ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर्स की तरफ से तुरंत प्रतिक्रियाएं आने लगी। सबसे पहले जवाब देने वालों में अभिनय शर्मा यानी अभिनय सर थे, जो अभिनय मैथ्स चैनल चलाते हैं। उन्होंने सीधा सवाल पूछा कि अगर यूट्यूब टीचर्स को कुछ नहीं आता तो फिर पिछले कई सालों से JEE, नीट, SSC और UPSC की तैयारी कर लाखों बच्चों को कौन करवा रहा है। उन्होंने कहा कि छोटे शहरों और गांवों में बहुत से ऐसे छात्र हैं जो महंगी कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते। उनके लिए यूट्यूब ही पढ़ाई का सबसे बड़ा और भरोसेमंद सहारा बना हुआ है। ओसिन गुरुकुल्स प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने वाली सुमन मैम ने भी कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो उन बच्चों के लिए यूट्यूब पर फ्री मैराथन क्लास लेती हैं जो कोचिंग की फीस तक नहीं दे सकते। उन्होंने सवाल किया कि AC स्टूडियो में बैठा एक एंकर उन्हें और बाकी टीचर्स को फ्रॉड कैसे कह सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि आजकल मेन स्ट्रीम टीवी चैनल पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों से ज्यादा TRP वाले ड्रामे पर ध्यान देते हैं। इस विवाद में पटना के मशहूर टीचर खान सर का नाम भी काफी चर्चा में रहा। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहा कि खान सर ने हाल ही में कुछ मीडिया चैनलों की आलोचना की थी, इसलिए शायद उसी के बाद ये बयान आया। हालांकि इसका कोई पक्का सबूत सामने नहीं आया है। सबसे ज्यादा ध्यान छात्रों के रिएक्शन ने खींचा। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर हजारों छात्रों ने बताया कि किसी यूट्यूब टीचर ने उनकी जिंदगी बदलने में मदद की। किसी को एग्जाम क्लियर करवाया, किसी को मुश्किल सब्जेक्ट समझाया तो किसी को लंबे संघर्ष के दौरान हिम्मत दी। कोविड-19 का समय भी लोगों ने खूब याद किया। जब स्कूल और कोचिंग सेंटर बंद थे तब यूट्यूब टीचर्स ही लगातार पढ़ा रहे थे। इसलिए बहुत से छात्रों को लगा कि उन्हें फ्रॉड कहना सिर्फ टीचर्स नहीं बल्कि छात्रों की मेहनत और संघर्ष का भी अपमान है। 2 कौड़ी के वाला शब्द लोगों को खास तौर पर बुरा लगा, क्योंकि छात्रों के लिए वही टीचर्स उनकी नौकरी, एग्जाम और बेहतर भविष्य की उम्मीद बने थे। ये पूरा विवाद सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं है। ये मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया और तेजी से बढ़ती डिजिटल एजुकेशन दुनिया के बीच बढ़ते अविश्वास को भी दिखाता है। अंजना ओम कश्यप का एक ट्वीट भी सामने आया जिसमें उन्होंने लिखा, मासूम बच्चे और उनके
उनके माता पिता की गाड़ी मेहनत की कमाई का पैसा लूटने वाले कुछ कोचिंग सेंटर के सेलिब्रिटी टीचर्स आज भाड़े की वीडियो बना कर ज्ञान दे रहे हैं। सार्वजनिक रूप से महिलाओं को गाली देने वाले, उनकी नकल उतारने वाले ये छिछले यूट्यूबर बच्चों की कड़ी मेहनत पर अपनी दुकान सजाते हैं। असल हीरो बच्चे हैं ये। माँ बाप की मेहनत की कमाई के लुटेरे कितना भी कूदे, देश भर के बच्चों को लाइव जोड़कर हमने पेपर लीक के पीड़ित बच्चों को आवाज दी है, तो इनके स्टारडम को बड़ा धक्का लगा है। शिक्षा को धंधा बनाने वालों को दर्द हो तो अच्छा है। वैसे कोचिंग माफिया के खिलाफ मेरा वीडियो वायरल करने के लिए धन्यवाद। मेरे शो पर सभी पैनलिस्ट ने बोला कि कोचिंग माफिया पर नकेल कसी जाए। कॉकरोच जनता पार्टी ने ट्वीट किया, एक भी शो पेपर लीक या पेपर रद्द, एक भी शो शिक्षा व्यवस्था को लेकर, एक भी शो नीट, CBSE, SSC या फिर CUET को लेकर किया, एक भी शो यूपी में निकले छात्रों के कैंडल मार्च को लेकर किया, एक भी शो बेरोजगारी को लेकर किया, एक भी शो महंगाई को लेकर किया, एक भी शो गिरते रुपए को लेकर किया। बोलता हिंदुस्तान ने ट्वीट किया, अंजना तुम पढ़ाओ तलवे कैसे चाटे जाते हैं खान सर। अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, दुनिया के हर विषय का एक्सपर्ट बनने वाली, ऑपरेशन सिंदूर में फर्जी खबरें चलाकर दुनिया में बदनामी करने वाली और दिन रात सरकार को दलाली करने वाली गोदी मीडिया के एंकर किसी को नैतिकता का ज्ञान दे तो मजाक उड़ना स्वाभाविक है। उनसे ज्यादा नैतिक पतन शायद ही किसी का हुआ हो। जाते जाते आपको बता दें कि यूपी वासियों को एक बड़ा झटका लगा है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस बुलेटिन की 10वीं खबर में। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बिजली महंगी कर दी है। बिजली के बिल में 10% का इजाफा कर दिया गया है। बढ़ा हुआ बिल फ्यूल सरचार्ज के नाम पर लिया जाएगा। अतिरिक्त शुल्क यानी बढ़ा हुआ बिल जून महीने के बिल के साथ आएगा। फ्यूल सरचार्ज यानी ईंधन अधिभार वो चार्ज है जो बिजली कंपनियों को कोयला, गैस और बिजली ट्रांसमिशन की बढ़ती लागत की भरपाई करने में मदद करता है। हाल के दिनों में सभी चीजों के दाम बढ़े हैं, लिहाजा यूपी के पावर कॉर्पोरेशन ने भी दाम बढ़ा दिए हैं। आम जनता पहले से ही बिजली की कटौती से परेशान है। कई जगहों पर धरना प्रदर्शन भी हुए। बिजली की कटौती से हर वर्ग को दिक्कत हुई, चाहे वो फैक्ट्री हो या घर, हर जगह बिजली का इस्तेमाल होता है। तो पहले से ही बिजली कटौती झेल रही जनता की जेब पर बड़े बिल का बोझ बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जो आदेश जारी किया है उसके मुताबिक 10% बढ़े हुए दाम आने वाले बिलिंग साइकिल में जुड़कर आएंगे। आदेश के मुताबिक मार्च 2026 की बढ़ोतरी जून 2026 के महीने में जारी होने वाले बिल में दिखाई देगी। लोगों का बढ़ा हुआ 10% शुल्क अपने रेगुलर बिल के इतर फ्यूल सरचार्ज के तौर पर चुकाना होगा। बिजली इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर्स के कई ग्रुप्स ने इस 10% की बढ़ोतरी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि लोग पहले से ही पेट्रोल, डीजल और CNG के बढ़े हुए दामों से परेशान हैं। कई लोगों ने इस बढ़ोतरी की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं। लोगों ने कई जिलों में बिजली सप्लाई में दिक्कतें और कटौती को लेकर मिलने वाली लगातार शिकायतों का हवाला दिया है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने इस फैसले का बचाव किया है। कॉर्पोरेशन का कहना है कि ये सरचार्ज नियमों और प्रावधानों के अनुसार ही लगाया जा रहा है। बढ़ोतरी का एक ही मकसद है कि बिजली सप्लाई में आने वाले खर्चों की भरपाई की जा सके और सप्लाई स्थिर बनी रहे। यूपी में 10% बढ़ा बिजली का बिल। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, जब आप अर्थव्यवस्था बर्बाद कर देते हैं, फिर IMF और WB के इशारों पर नाचते हुए धीरे धीरे बिजली की सारी सब्सिडी खत्म करते जाते हैं, जबकि न्यूनतम मजदूरी इतनी भी नहीं कि कोई 2 हफ्ते की बिजली खरीद सके, तो फिर आप आखिर उम्मीद क्या करते हैं। अजय वर्मा नाम के एक्स यूजर ने लिखा, यूपी सरकार ने दिया प्रदेशवासियों को बिजली का झटका। डर है कि प्रदेशवासी भी सरकार को 2027 में बड़ा झटका ना दे दे, लेने के देने पड़ जाएंगे। एक यूजर एक्स पर लिखते हैं, समोसे वाले से उसने कहा फिक्र मत करो, यहाँ किसी को कचौड़ी बेचने नहीं दूंगा, और शाम होते होते उसने आलू के दाम दुगने कर दिए। समोसे वाला भी खुश कि जो भी हो साहिब भले आदमी है। कचौड़ी वाले के सामने भी समोसे वाला 100 बेच लेता था, अब सिर्फ 20 बेचता है, लेकिन साहिब तो भले आदमी है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, लो भाई, पहले ही महंगाई बहुत थी और अब पेट्रोल के साथ बिजली भी महंगी हो गई है। बीजेपी सरकार से कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? आपकी कमाई तो सिर्फ उसके पास जा रही है, आपके साथ कुछ नहीं आने वाला। सबका साथ और भाजपा का विकास। एक यूजर लिखते हैं, यूपी में बिजली के दाम 10% बढ़ा दिए गए, कारण बताया गया ईंधन की कमी। लेकिन जब लोगों ने मंदिर और धर्म के नाम पर वोट दिया है तो फिर ये महंगाई भी उनके लिए कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। बिजली 500% महंगी हो जाए फिर भी वोट तो मोगली जी को ही देंगे गुटखा खाके। एक यूजर ने लिखा, उत्तर प्रदेश के लोगों को जून से बिजली बिल में 10% बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा। महंगाई वाले राज्य में आपका स्वागत है, जहां अनपढ़ और निकम्मे ऑरेंज फैंटा और बीजेपी की सरकार चल रही है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए गली न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।